इस वीडियो के अंतर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक भारत का इतिहास का अध्याय 2 भारतीय इतिहास के स्वर्णित पृष्ठ भारत के इतिहास का स्वर्णकाल यानी गोल्डन पेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 के छात्र छात्राओं के साथ साथ राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कक्षा 12 की इतिहास की पुस्तक है, इसके अंतर्गत प्राचीन काल से लेकर आधुनिक भारत का इतिहास बहुत सारगर्भित रूप में दिया हुआ है, जो एक गागर में सागर भरने वाली बात है। अब इस अध्याय 2 के बारे में पढ़ते। इस अध्याय 2 के अंतर्गत हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त काल, हर्षकालीन भारत, दक्षिणी भारत और विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे। आप जितना रिस्पॉन्स देंगे मैं उतने अच्छे वीडियो बताऊंगा। आप जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आई बटन पर क्लिक करके पूर्व के वीडियो आप मेरे देख सकते हैं। मैंने पार्ट चैप्टर 1 के वीडियो 13 जारी कर चुका हूं। अब इस अध्याय 2 के स्रोत क्या हैं, यानी कि भारत का जो गोल्डन एज है, ए गोल्डन पेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री के स्रोत क्या हैं, इन कहाँ से हमें प्राप्त होता है इतिहास। लिखित में, साक्षर रूप में से जे चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त का अर्थशास्त्र के रूप में हमें प्राप्त होता है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस महत्वपूर्ण है इसके स्रोत के रूप में। सोमदेव की कथा सरित सागर बहुत महत्वपूर्ण है। सुमेंद्र की व्रत कथा मंजरी, इससे हमें स्वर्णकाल के बारे में, इतिहास के बारे में पता लगता है। एक अन्य ग्रंथ है दीपवंश, महावंश, टीका, पाली भाषा का जब बौद्ध ग्रंथ है। इन ग्रंथों में हिंगलदीप यानी कि श्रीलंका के इतिहास के साथ साथ भारत के इतिहास का भी हमें जानकारी होती है। जैन मुनि भद्रबाहु द्वारा रचित महत्वपूर्ण कल्पसूत्र से भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। चीनी यात्री फहान, सेनसांग, यति सिंह आदि के द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांतों से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। ये एक महत्वपूर्ण साहित्य है जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। ये साहित्य पोल कल्पित नहीं है, लेकिन बिल्कुल प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ये लिखा गया है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके और कौन कौन से साक्ष्य इसमें अगले स्लाइड में हम देखते हैं। यूनानी यात्री स्ट्रैबो, प्लूटार्क, जैटिन आदि के द्वारा जो लिखे गए हैं साहित्य, उनसे हमें जानकारी मिलती है। गुजरात के जूनागढ़ के गिरनार पर्वत स्थित रुद्रा दमन का जूनागढ़ अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। इसको 3 बार लिखा गया है, से उसके बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक के अभिलेख जो हमें पुरातात्विक खुदाई से मिले हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं जानकारी, यानी कि जहाँ से ये स्रोत कौन कौन से इतिहास के वहाँ से प्राप्त होती है। अब मौर्य काल के प्रमुख शासक कौन कौन से हैं। मौर्य काल के प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। इनको याद करने का तरीका CBA, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक, ये प्रमुख शासक हैं। और भी शासक हैं जो आगे पढ़ेंगे। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, इसने 322 से ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। जो ईसा पूर्व के बारे में हम डिटेल से बताएंगे नीचे आगे जाए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं, की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब ईसा पूर्व क्या है। ईसा के जन्म के पूर्व को हम ईसा पूर्व कहते हैं, बाद को ईसी सन। जूलियन एंड ग्रेगोरियन कैलेंडर से ईसवी यानी ईसा के जन्म के बाद के वर्षों को दर्शाता है, और ईसा के पूर्व के जन्मों को ईसा पूर्व कहते हैं। ये हमें ईसा पूर्व ईसा के बारे में है। अब आगे बढ़ते। चंद्रगुप्त, अब इसके जो हमारी पाठ्य पुस्तक है कक्षा 12 की, इसके अंदर चंद्रगुप्त जो दिया हुआ उसी से हमें सारा लिया गया है। चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रा रमन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। ये जूनागढ़ गुजरात में स्थित है, गिरनार पर्वत पर, न कि हमारे बीकानेर वाला। प्लूटार्क के अनुसार, प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त के बारे में क्या बताया गया है। चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था, यानी कि इनका काफी बड़ा साम्राज्य था। 305 ईसा पूर्व मैसिडोनिया के शासक सेलूकस एवं चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ। इसमें सेलूकस पराजित हुआ और दोनों के युद्ध के मध्य संधि हुई। संधि की शर्तें इस प्रकार हैं, यानी कि इसकी चंद्रगुप्त की विजय हुई और यूनानी शासक सेलूकस पराजित हुआ।
और इनके भी संधि विसंधि क्या हुई सकते हैं क्या क्या। सेल्यूकस ने मौर्य के साथ अपनी पुत्री हेलन का विवाह किया। दहेज के रूप में 4 प्रांत एरिया, एरोकोसिया, यूडोसिया, एसिमिदाई के क्षेत्र सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में दिए। और अन्य शर्त क्या थी। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 300 हाथी उपहार में दिए। चंद्रगुप्त ने भी अपने ससुर को क्या दिया, 300 हाथी उपहार में दिए। सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत मैक्सिनीज, जो बहुत महत्वपूर्ण है, को चंद्रगुप्त मौर्य में दरबार में भेजा। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था जिसका नाम है मैक्सिनीज, ये रहता था। इसने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है, इसकी करती है, जो आज उपलब्ध नहीं, लेकिन संदर्भ इसके प्राप्त होते हैं। मूल रूप से एक पुस्तक उपलब्ध नहीं, इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। मैक्सिनीज द्वारा लिखी गई किताब का नाम है इंडिका। इंडिका नाम पुस्तक की रचना की एहनामूर व मुर्नामूर तमिल ग्रंथ हैं। इन दोनों तमिल ग्रंथों के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजयों के विषय में हमें जानकारी, यानी कि तमिल ग्रंथ है, इनसे पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन दक्षिण भारत तक था। अब जैन मुनि भद्रबाहु, जब मगध के अंदर अकाल पड़ गया था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु जैन मुनि से जैन धर्म की दीक्षा लेकर स्वर्ण बेलागोला मशहूर कर्नाटका में स्थित इंद्रगिरी पहाड़ी पर करीब 251 ईसा पूर्व उपवास संधारा समाधि के रूप के द्वारा शरीर त्याग दिया था। संधारा का अर्थ होता है कि एक जल और अन्न त्याग कर व्रत रखना। जैन धर्मों में 2 पंथ है, श्वेतर और दिगंबर। संथारा श्वेतांबरों में प्रचलित है, दिगंबरों में इस परंपरा को श्लेखना कहा जाता है। तपस्या साधना करते हुए खाना पीना त्यागना ही संधारा कह सकते हैं, यानी कि पहाड़ी पर अपना स्वतः ही जीवन त्याग दिया। इस प्रकार आजकल इसे हम आत्महत्या भी कह सकते हैं। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार उसकी शासन गद्दी पर बैठता है, जो 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व यानी 26 वर्ष तक शासन करता है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। उसे यूनानी लेखों ने एमित्रो चेडस कहा है, कहते हैं। ट्रेबो ने बिंदुसार को एलिट्रोकेडस कहा है। फ्लीट ने बिंदुसार को अमित्रघात अर्थात शत्रुओं का वध करने वाला कहा है। जब वध लिखा शत्रुओं का वध करने वाला, या मिस्टेक है, ठीक है। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ का वर्णन है, जो जिसका स्रोत है दिव्यादान। इन विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पहले पुत्र अशोक को भेजा, फिर दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा। यानी कि उसके काल में 2 तक्षशिला में, जो तक्षशिला अब वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम, ट्रेबो के अनुसार यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में डायमेक्स नामक राजदूत भेजा था। यानी कि बिंदुसार के दरबार के अंदर एक यूनानी राजदूत कौन सा रहता था, डायमेक्स रहता था। बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से मजरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। एंटियोकस ने कहा था एक हमारे भारतीय मजरा भेजी जाए, सूखे अंजीर भेजे जाए, एक भारतीय दार्शनिक भेजा जाए। बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने भी पाटलिपुत्र यानी कि मगध की जो उस समय राजधानी थी में डायोनिस के नाम से एक राजदूत भेजा था। यानी बिंदुसार के दरबार के अंदर एक मिस्र का राजदूत रहता था, एक यूनानी राजदूत रहता था। अशोक, तृतीय शासक जो है अशोक के बाद उसका पुत्र बिंदुसार बैठा, बिंदुसार के बाद अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व 41 वर्ष तक शासन किया। बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा, जो उसे अपने बाप और दादा से साम्राज्य प्राप्त हुआ था। अब उसने विस्तार करना था राज्य सिंहासन। अशोक 273 ईसा पूर्व में ही मगध के सिंहासन पर बैठ चुका था, लेकिन उसका राज्याभिषेक 4 वर्ष उसके अपने भाइयों के साथ उसे सत्ता संघर्ष करना पड़ा। 4 साल के सत्ता संघर्ष के बाद अशोक का विधिवत राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व को हुआ। अशोक के उपनाम,
देवना प्रिय यानी देवों को प्रिय, देवना प्रिय दर्शी भी कहा जाता है। अशोक नाम हमें मस्की अभिलेख से प्राप्त होता है। ये मस्की अभिलेख कर्नाटका के रायचूर जिले का एक गांव है, उसमें है। गुजरा अभिलेख वर्तमान में मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। इन दो अभिलेखों से हमें अशोक नाम की पता लगता है, अशोक नाम का शासक हुआ है। 7वें वर्ष यानी कि जब उसके शासन 269 में से 7 घटाते 262 ईसा पूर्व में कश्मीर और खतान के क्षेत्र अनेक भागों पर उन्हें अधिकार कर लिया था। अशोक ने कौन कौन से जो नगर बसाए थे, इन कौन कौन सी नगरों की स्थापना की थी, जो हमें जानकारी प्राप्त हुई। कश्मीर की विस्तार जो वर्तमान में जिसे झेलम नदी भी कहते हैं, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर जो वर्तमान में इसकी राजधानी है, जम्मू कश्मीर राज्य की, नगर बसाया। नेपाल में ललिता पतन नाम नगर बसाया। यह कल्लण की राजतरंगणी से हमें जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के शासन के 261 ईसा पूर्व यानी 8वें वर्ष में क्या हुआ, कलिंग जो वर्तमान में उड़ीसा राज्य है, कलिंग पर आक्रमण किया। आक्रमण से बहुत अधिक रक्तपात हुआ, भीषण युद्ध हुआ। इस भीषण नरसंहार से उसका हृदय द्रवित हो गया। इस हृदय परिवर्तन होने के कारण वो युद्ध की नीति त्याग कर धर्म की नीति को अपनाई उसने। ये एक महत्वपूर्ण उसके जीवन की घटना है, जो 8वें वर्ष हुई यानी 261 ईसा पूर्व। अब कलिंग पर आक्रमण क्यों किया, क्योंकि जो कलिंग था वो हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था और युद्ध में हाथियों की बहुत महत्वता होती है। अब युद्ध में हाथियों को प्राप्त करने के लिए उसने उड़ीसा यानी कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। उसमें कलिंग की राजधानी तोशाली थी और कलिंग का उसमें शासक जो था वो नंदराज था, जिस समय अशोक ने आक्रमण किया था। इस जो घटना घटी है कलिंग राज्य, इसका स्रोत हाथी गुफा का अभिलेख से प्राप्त होती है। यानी अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और उसका हृदय द्रवित हो गया। उड़ीसा के भुवनेश्वर से 3 किलोमीटर दूर हृदयगिरी नाम की पहाड़ी पर, जिसकी एक गुफा में शिलालेख उपलब्ध हुआ है, जो जिसे हाथी गुफा अभिलेख कहते हैं, प्रसिद्ध है। इसमें कलिंग राज खारवेल ने उत्तीर्ण किया। ये नीचे स्लाइड में दिखाया हुआ फोटो में जो गुफा है, इस गुफाओं के अंदर ये अभिलेख लिखा हुआ है, जो अभिलेख कलिंग राज खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था, जिसमें अशोक के बारे में लिखा है कि अशोक ने जहां आक्रमण किया था हृदय द्रवित हो गया था, और अशोक के बारे में जहां में काफी जानकारी मिलती है। हाथी गुफा का खारवेल के यह चित्र दिया गया है। अशोक के उत्तराधिकारी जालोक, कुरनाल, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन आदि शासकों ने शासन किया। ये कमजोर शासक थे, जो अपना साम्राज्य संभाल नहीं सके। वृद्धरथ अंतिम मौर्य सम्राट था। वृद्धरथ ने सेनापति पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर दी थी। एक नया शुंग राज्य की नींव रखी। इनमें एक घटना आती है कि उस समय जो ये अंतिम मौर्य सम्राट था, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और बौद्ध धर्म के मठों के अंदर यूनानी सैनिक बौद्ध भिक्षुओं के रूप में छुपे थे, और उनका सेनापति पुष्यमित्र ने वध कर दिया था। इसके विरोध में अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ और पुष्यमित्र में आमने सामने युद्ध हुआ, जिसमें वो अंतिम सम्राट मारा गया। और एक पुष्यमित्र ने ब्राह्मण होते हुए, जन्म से ब्राह्मण था पुष्यमित्र और कर्म से क्षत्रिय था। इसने एक मौर्य साम्राज्य का अंत कर एक सनातन वैदिक धर्म राज्य का स्थापना की। इस प्रकार बहुत सारे बौद्ध धर्म का अंत हो गया और सनातन धर्म वैदिक धर्म युग की फिर शुरुआत हुई। पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व इसकी हत्या कर दी थी। अब अशोक मौर्य को महान क्यों कहा जाता है, ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण। एक युग पुरुष के रूप में अशोक ने मौर्य साम्राज्य की अपनी नीतियों के माध्यम से नई दिशा दी। तत्कालीन समस्याओं को समझते हुए उसने सुलझाने का प्रयास किया। उस समय जो तत्कालीन समस्या थी उनको सुलझाने का प्रयास किया। उसका दम एवं अन्य नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तत्कालीन समय में थी। ये नीतियां सार्वजनिक, सार्वभौमिक, सर्वजुगीन है, जो हर अकेले राष्ट्र की धरोहर नहीं हो सकती, संपूर्ण विश्व की धरोहर है। अशोक ने पितृवत शासन का सिद्धांत दिया, यानी प्रजा को वो पुत्र के समान प्यार करता था। लोक कल्याण को राज्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाया। वह कौटिल्य के लोक कल्याण के आदर्श को आत्मसात किया, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था।
कौटिल्य, चाणक्य, इसलिए अशोक को महान कहते हैं। अशोक का दम क्या है? ये बौद्ध धर्म के अंदर से शब्द लिया गया है। एक आदर्श वाक्य, आदर्श सिद्धांत, सभी जो सनातन धर्म अन्य सभी धर्मों के अंदर आदर्श वाक्यों को लेकर, आदर्श बातों को लेकर चुनिंदा, जिससे उस समय समाज का, देश का विकास हो सके, उसे दम कहते हैं। दम के प्रमुख सिद्धांत है सहिष्णुता, यानी जन सामान्य के मध्यम आत्म सहिष्णुता, सभी के प्रति समान दृष्टि रखना, विन विचारों, धर्मों, आस्थाओं के मध्य सहिष्णुता, भी सभी धर्मों, आदरों का, विचारों का आदर करना। हिंसा, सभी प्राणियों के प्रति हिंसा का सिद्धांत प्रतिपादित किया ताकि जियो और जीने दो का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अंडम्बरहीन, धर्म अनुष्ठान और यज्ञ आदि में बलि चढ़ाने को अर्थहीन कहा गया। लोक कल्याण, वृक्षारोपण, कुएं, सराय आदि का निर्माण करवाया गया, लोक कल्याण के कार्य किए गए। श्रेष्ठ नैतिकता, पवित्र आचरण, सदाचार, सत्यवादी पर बल दिया गया। दम का बुनियादी सिद्धांत अहिंसा था, जिसका तात्पर्य युद्ध व हिंसा द्वारा विजय प्राप्ति का त्याग और जीव हत्या का विरोध करना। अशोक ने निरंतर मानव की नैतिक उन्नति के लिए प्रयास किया। जिन सिद्धांतों के पालन में वह नैतिक उत्थान संभव था, अशोक के लेखों में उन्हें दम कहा गया। ये दम की परिभाषा है। अशोक ने निरंतर मानव की नैतिक उन्नति के लिए जो प्रयास किया, जिन सिद्धांतों के पालन से वह नैतिक उत्थान संभव था, वो अशोक के लेखों में उसे दम कहा गया। ये लेख दम की परिभाषा है, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अशोक के दूसरे स्तंभ लेख के अनुसार दम की परिभाषा जो लिखा हुआ है, पासिने बे बहु काने दया दाने सचिवा सच्चे मद। इसका अर्थ इस प्रकार है। पहला जो शब्द है अपाने से, इसका अर्थ है अल्पाप। जो नेक्स्ट शब्द है बहु काने यानी अत्यधिक कल्याण, और दया दाने जो बिल्कुल क्लियर है। सच्चे पाते, हर एक शब्द का सत्यवादी, अपवित्रता, सोचे, मधुता, माधवे शब्द का जो अर्थ दिया गया है वो मधुता, सत्ता, यानी कि इसका जो अशोक के दूसरे स्तंभ लेख के दम की परिभाषा है, उसकी जो नीचे व्याख्या दी गई है। दम, फ्लीट ने राज धर्म माना और राधा कुमुद मुखर्जी ने इसे सार्वभौम धर्म और भंडार करने, यानी अलग अलग विचार है विचारकों के। राधा कुमुद मुखर्जी ने सार्वभौम धर्म और भंडार करने उपासक बौद्ध धर्म कहा, जबकि अशोक ने व्यक्तिगत बौद्ध धर्म था। अब तृतीय बौद्ध संगति, अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगति हुई। 4 हुई हैं टोटल, अशोक के समय में तीसरी हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति यानी कि सम्मेलन, बौद्ध धर्म के 4 सम्मेलन, बौद्ध महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद 4 सम्मेलन हुए थे। उसमें चौथा सम्मेलन जो संगीति हुई थी वो अशोक के समय हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 249 ईसा पूर्व सम्राट अशोक के शासनकाल में उसकी राजधानी पाटलिपुत्र में किया गया था। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता 30 मोगली पुत्र द्वारा की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस संगीति में अधिक धम्म पिटक की रचना की गई थी। बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, उसमें तीसरे पिटक की रचना तीसरी संगीति में की गई थी। धम्म की नीति का क्रियान्वयन, मौर्य शासक अशोक ने अपने धम्म के उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए उपदेश पछाड़ों पर यानी पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाए और शिलालेख बनवाए और जगह जगह लगवाए, ताकि धर्म का प्रचार पूरे साम्राज्य में किया जा सके। जो धम्म के सिद्धांत थे वो पूरे साम्राज्य में प्रसारित किए गए। इसके लिए जगह जगह पर धम्म अशोक आयोग भेजे गए। धम्म आयोग की स्थापना की गई अशोक द्वारा। अशोक ने भेजे धम्म पात्रों की नियुक्ति की ताकि धम्म दायित्वों का पालन किया जा सके। अशोक के द्वारा जगह जगह पर धम्म आयोग भेजे गए धम्म के प्रचार प्रसार के लिए, और धम्म पात्रों की भी नियुक्ति की गई ताकि धम्म दायित्वों का प्रतिपादन किया जा सके। धम्म की नीति का मूल्यांकन, धम्म के मूल सिद्धांत सहिष्णुता, अहिंसा, सदाचार थे, जो भारतीय संस्कृति के प्रारंभ से ही मूल तत्व रहे हैं, जो विश्व को हमारी प्रमुख देन रहे हैं।
जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। दम के नीतियों का अशोक ने के दुर्बल उत्तराधिकारियों की राजनीतिक अनिश्चितता की उपेक्षा के कारण दम पूरी तरह फलीभूत नहीं हो सका, क्योंकि दम की नीतियों का क्रियान्वयन शांति काल में ही संभव था। दुर्बल उत्तराधिकारियों के सही रूप से उसका क्रियान्वयन नहीं हो सका, इसलिए वो फलीभूत नहीं हो सका, आगे जो इसका बढ़ नहीं सका दम। अब प्रश्न इस जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं उसके महत्वपूर्ण प्रश्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अब तक हम वीडियो में देख चुके हैं, उनके प्रश्नोत्तर के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आप इस मेरे वीडियो को जरूर और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकूं। प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? महत्वपूर्ण प्रश्न, चाणक्य की सहायता से। अशोक के दम की परिभाषा किस स्तंभ लेख से मिलती है? द्वितीय सेकंड स्तंभ लेख, जो स्तंभ लेख मेरठ में था अब दिल्ली में स्थित है, इससे हमें जानकारी मिलती है। मौर्य शासक अशोक द्वारा 261 ईसा पूर्व कलिंग पर किए गए आक्रमण की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? हाथी गुफा शिलालेख से मिलती है, किसके द्वारा रचना की गई, जिस वकांश स्थापित है, जी आगे आप वीडियो में देख सकते हैं मेरे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य, इसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं। इसके द्वारा रचित पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। मौर्य शासक अशोक द्वारा 261 ईसा पूर्व कलिंग पर किए गए आक्रमण की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? रिपीट हो गया, सॉरी, हाथी गुफा अभिलेख से। अशोक द्वारा कलिंग पर किए गए आक्रमण के समय कलिंग का शासक कौन था? नंदराज कलिंग का प्रमुख शासक था। मौर्य साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? व्रत अंतिम मौर्य सम्राट था। व्रत के सेनापति पुष्यमित्र 185 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर एक शुंग साम्राज्य की नींव रखी थी। हम अब इसकी पूर्व भी चर्चा कर चुके हैं, फिर हम चर्चा कर लेते हैं। पुष्यमित्र जन्म से ब्राह्मण, कर्म से क्षत्रिय था। उसने मौर्य साम्राज्य के साथ साथ बौद्ध धर्म का अंत कर दिया था। वैदिक धर्म की स्थापना की बौद्ध मठ में, यानी कि बौद्ध मठ जिसमें भिक्षु वगैरह रहते हैं। यूनानी सैनिकों बौद्ध भिक्षुओं के रूप में छिपे हुए थे, उन्होंने राज्य में विद्रोह कर दिया। यूनानी सैनिक जो बौद्ध भिक्षुओं के रूप में थे, बौद्ध भिक्षुओं के रूप में छुपे हुए यूनानी सैनिकों ने वध करने पर अंतिम मौर्य सम्राट व्रत व सेनापति पुष्यमित्र में संघर्ष हुआ, जिसमें पुष्यमित्र विजयी हुआ और इस प्रकार उसने अपने नए शासन शुंग साम्राज्य की नींव रखी। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू ऑल।